हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स इंडिया के अंदर। और मेरे को अपना इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने पहले भी एक वीडियो हमारी आ चुकी है। तो आइए चालू करते हैं बिना किसी देरी के हमारे नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स का सेकेंड रिवीजन पार्ट। अगर आपने पहला रिवीजन पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाके उसको देखिए, फिर आगे हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हमने पिछली वीडियो में सबसे पहले क्या देखा था? पिछली वीडियो में हमने बच्चों सबसे पहले देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, कि गुड्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। उसमें सबसे पहला था हमारा फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स बच्चों ऐसे गुड्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, रेडी टू यूज़ होते हैं। मतलब अगर हम आज चाहें तो आज ही हम क्या कर सकते हैं, उस गुड्स को यूज़ कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिसमें क्या होता है, कुछ वैल्यू एडिशन की जाती है या फिर जिसके अंदर कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन की जाती है। उसके बाद क्या होते हैं, वो गुड्स फाइनल गुड्स बनते हैं। फिर बच्चों हमने फाइनल गुड्स के दो पार्ट्स पढ़े थे। सबसे पहले था हमारा फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स एंड सेकंड पार्ट था हमारा फाइनल कंज्यूमर गुड्स। जो भी एक्सपेंडिचर हम फाइनल कंज्यूमर गुड्स के ऊपर करते हैं उस एक्सपेंडिचर को बोला जाता है फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसी तरीके से फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स के ऊपर जो भी एक्सपेंस किया जाता है उसे बोला जाता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो एक्सपेंस कौन करता है, वो एक्सपेंस करता है हमारा प्रोड्यूसर, क्योंकि वो गुड्स को क्या करता है, मैन्युफैक्चर करता है। किसके थ्रू करता है, जो कि हमारा होता है फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। जैसे कि आपका ट्रैक्टर हो गया, या फिर गन्ने से जैसे कि जूस बनता है उसकी जो मशीन हो गई, या तो गेहूं से जो आटा बनता है उसके बीच में क्या लगती है, जो चक्की लगती है, वो कौन से गुड्स होते हैं, हमारे फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं। इसी तरीके से हमने कंज्यूमर गुड्स के भी 4 टाइप्स पढ़े थे। सबसे पहला था उसमें हमारा ड्यूरेबल गुड्स, सेकंड था हमारा सेमी ड्यूरेबल गुड्स, थर्ड था हमारा नॉन ड्यूरेबल गुड्स, और फोर्थ जो हमारा लास्ट था वो था हमारा सर्विसेज। तो सबसे पहले हमने किसकी बात करी थी, सबसे पहले हमने बात करी थी ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स बच्चों ऐसे गुड्स होते हैं जिसको हम 5-6 साल या फिर 10 साल तक भी यूज कर सकते हैं। उसका एग्जांपल हमने पिछली वीडियो में दे चुके हैं। इसी तरीके से सेकंड था हमारा सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स बच्चों ऐसे गुड्स होते हैं जिसको 1-2 साल तक यूज किया जा सकता है। नॉन ड्यूरेबल गुड्स, या तो हम क्या कह सकते हैं, सिंगल यूज कंजम्पशन गुड्स। ऐसे गुड्स होते हैं जिसको केवल एक ही बार यूज किया जा सकता है, और वो गुड्स कैसे हो जाते हैं बच्चों, खत्म हो जाते हैं। और लास्ट कैसा था हमारा, सर्विसेज था। सर्विसेज कोई बच्चों गुड्स नहीं होता, सर्विसेज क्या होती हैं, फैसिलिटीज वगैरह होती हैं जो क्या देता है कोई भी प्रोड्यूसर या फिर कोई भी सर्विस प्रोवाइडर हमें देता है। और लास्ट क्या था हमारा, कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स और कुछ नहीं बच्चों, हमारा फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स से होता है। उसके बाद बच्चों हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था जो कि था आपका स्टॉक एंड फ्लोस का। स्टॉक का मतलब होता है जो ऐसा गुड्स, हमने क्या देखा था बच्चों, स्टॉक वर्सेस फ्लो कॉन्सेप्ट देखा था। स्टॉक कॉन्सेप्ट के अंदर बच्चों ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम की बात किए जाते हैं जैसे कि एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की जब भी बात की जाए, वो कौन सा कॉन्सेप्ट होता है हमारा, वो होता है हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट। लेकिन जब भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की बात की जाए, ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट होता है बच्चों हमारा, वो होता है हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट। जैसे कि मैं अगर बात करूं कि अगर आपकी जेब में अभी कितने रुपए हैं तो आप अभी मेरे को हैंड टू हैंड बता दोगे। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि आपके बैग में अभी कितने बुक्स वगैरह हैं तो ये आप मुझे अभी हैंड टू हैंड बता दोगे। लेकिन मैं अगर बात करूं कि आपकी स्कूल की फीस कितनी है तो आप क्या कहोगे, मेरी स्कूल की फीस 1000 रुपए है। तो मैं कहूँगा कब की, अब की? आप कहोगे नहीं नहीं, मेरी महीने की फीस 1000 रुपए है, या फिर मेरी महीने की फीस 1500 रुपए है। जब भी किसी चीज के अंदर हमारा टाइम ड्यूरेशन आ जाता है वो कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट। लेकिन जब भी मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर बात करूं तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट। इसी हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट के अंदर हमें आज पढ़ना है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कि इनकम का फ्लो कैसे होता है 2 सेक्टर इकोनॉमी, 3 सेक्टर इकोनॉमी एंड 4 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर। आपके कोर्स में बच्चों केवल और केवल 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात की गई है, 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात की गई है, ठीक है। तो 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर 2 लोगों की हम बात करते हैं, एक होता है हमारा हाउस होल्ड और सेकंड होता है हमारा फर्म। 3 सेक्टर के अंदर हमारा गवर्नमेंट इंक्लूड हो जाता है, और 4 सेक्टर के अंदर हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी इंक्लूड हो जाता है। अब हम बात कर रहे हैं 2 सेक्टर इकोनॉमी की। तो 2 सेक्टर इकोनॉमी में केवल हमारे 2 लोग होते हैं, एक होता है हमारा हाउस होल्ड और सेकंड होता है हमारा फर्म। तो बच्चों हाउस होल्ड क्या करता है, फर्म को क्या देता है, फैक्टर सर्विसेज देता है। फर्म क्या करता है, हाउस होल्ड से फैक्टर सर्विसेज लेता है, और उस फैक्टर सर्विसेज के बदले हाउस होल्ड को क्या देता है, फैक्टर पेमेंट्स देता है।
अब आपके मन में डाउट आएगा कि सर ये फैक्टर सर्विसेज क्या होता है। आपने 11th क्लास की इकोनॉमिक्स में पढ़ा हो कि हमारे 4 टाइप्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। सबसे पहला होता है उसके अंदर हमारा लैंड, सेकंड होता है हमारा लेबर, थर्ड होता है हमारा कैपिटल और फोर्थ होता है हमारा एंटरप्रेन्योर। इसका मतलब क्या है, किसी भी इंटरमीडिएट गुड्स या किसी भी गुड्स को फाइनल गुड्स बनाने के लिए या फिर रेडी टू यूज बनाने के लिए हमें इन 4 फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लूं, जैसे कि अगर हम बात करें कि कोई कपड़े बनाने वाली फैक्ट्री है ना, अब वो क्या करती है, कॉटन लेके आती है और उसको मैन्युफैक्चरिंग करके क्या बनाती है, उससे कपड़े बनाती है। लेकिन उसके बीच में उसे क्या क्या चीज करनी पड़ती है, उसके पास एक लैंड होना चाहिए जिसके ऊपर वो क्या लगाएगा, मशीन्स वगैरह लगाएगा। तो लैंड क्या हो गया हमारा एक फैक्टर प्रोडक्शन। और सेकंड किसकी बात करी हमने, कैपिटल। कैपिटल के अंदर हमारा क्या आता है, मशीन्स आती है और हमारा कैश आता है, ठीक है। उसके ऊपर क्या लाएगा, मशीन। लेकिन मशीन के ऊपर काम करने के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए, लोग भी होने चाहिए। तो वो लोग कौन होंगे हमारे, वो होंगे हमारे लेबर। लेकिन इन तीनों को जो संग में लेके आता है और जो रिस्क बियर करता है वो कौन होता है, हमारा एंटरप्रेन्योर होता है। बिना एंटरप्रेन्योर के हमारा जो गुड्स है वो कभी बन नहीं सकता है। तो ये चारों फैक्टर्स क्या हैं, जरूरी है किसी भी गुड्स को फाइनल गुड्स बनाने के लिए। इसी तरीके से जो हमारा फर्म होता है वो क्या करता है, लैंड, लेबर और कैपिटल और एंटरप्रेन्योर्स की क्या लेता है, सर्विसेज लेता है। जिसके बदले में क्या देता है, वो लैंड के ऊपर रेंट देता है, लेबर को वेजेस देता है, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट देता है और कैपिटल वगैरह के ऊपर यानी कि कैश वगैरह के ऊपर इंटरेस्ट देता है। ये कौन से हो गए हमारे, वो हो गए हमारे फैक्टर पेमेंट्स। उस फैक्टर पेमेंट्स का यूज हाउस होल्ड किसके लिए करेगा, अब हाउस होल्ड के पास क्या आ गए, इनकम आ गई। अब उस इनकम का यूज किसके लिए करेगा, वो फर्म के गुड्स को खरीदने के लिए। तो क्या करेगा, परचेज करेगा गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ फर्म। और जब फर्म के गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करेगा, हाउस होल्ड परचेज करेगा, उसके बदले में वो फर्म को क्या देगा, पेमेंट देगा, ठीक है। किसकी, जो भी गुड्स उसने या जो भी उसने सर्विसेज परचेज की हैं, किससे, फर्म से परचेज की हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। 3 सेक्टर के अंदर हमारा गवर्नमेंट भी आता है और 4 सेक्टर के अंदर हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी आ जाता है, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके लिए हम अभी तक रुके हुए हैं वो है हमारा नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना। तो आइए हम चालू करते हैं, नेशन की इनकम को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, नेशनल इनकम। लेकिन नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने से पहले कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिसको हमें पता होना चाहिए, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, नेशन की इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसमें से सबसे पहला टर्म जो आज हमें पढ़ना है वो है हमारा जीडीपी। आपने बच्चों सुन रखा होगा न्यूज वगैरह के अंदर या तो न्यूज़पेपर में आपने पढ़ भी रखा होगा कि इस देश की जीडीपी इस साल 10% से बढ़ गई है, इस देश की जीडीपी इस साल 5% से गिर गई। लेकिन बच्चों हमें जीडीपी का मतलब ही नहीं पता होता कि जीडीपी का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीडीपी की फुल फॉर्म के बारे में। तो जीडीपी की फुल फॉर्म होती है हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसमें ग्रॉस का मतलब क्या होता है, ग्रॉस का मतलब होता है हमारा टोटल से, ठीक है। जैसे आपने पढ़ भी रखा होगा ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, हमारा टोटल प्रॉफिट होता है। उसमें से हम क्या माइनस करते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करते हैं, जिसके बाद क्या आता है, हमारा नेट प्रॉफिट आता है। इसी तरीके से आपने पढ़ रखा होगा फिक्स असेट्स के अंदर, फिक्स असेट्स के अंदर आपने पढ़ रखा होगा, उसके अंदर कैसे लिखा होता है, ग्रॉस ब्लॉक दे रखा होता है आपको, मान के चलो ग्रॉस ब्लॉक दे रखा है आपको 10 लाख रुपए का। उसमें से हम क्या माइनस करते हैं, उसमें से हम माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन। मान के चलो डेप्रिसिएशन है आपकी 1 लाख रुपए की, जिसके बाद क्या आता है आपके पास नेट ब्लॉक आता है। नेट ब्लॉक कितने का हो गया आपका 9 लाख रुपए का, ठीक है। तो ग्रॉस का मतलब क्या, आपका टोटल ब्लॉक कितने का था, टोटल ब्लॉक था आपका 10 लाख रुपए का, जिसमें से आपने क्या माइनस कर दिया, डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद हमारे पास क्या बच गई, असेट की नेट वैल्यू बच गई, ठीक है। तो ग्रॉस का मतलब ही क्या है, टोटल। डोमेस्टिक का मतलब क्या है, हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी। अब डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है, जैसे ये मान के चलो ये हमारा क्या है, इंडिया है, ठीक है। तो अब ड्राइंग पे मत जाना, तो ड्राइंग मेरी बहुत बेकार है, ठीक है। तो मान के चलो ये हमारा इंडिया है, तो इंडिया की जो भी सीमा है वही क्या है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है।
है ना। अब आपके मन में क्या डाउट आएगा कि सर जो हमारा इंडियन ओशन है वो भी तो इंडिया का ही है, लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं केवल इंडिया की बाउंड्रीज तक, इंडिया के, चाहे वो हम एयर के अंदर बात करें, चाहे वो इंडिया के, अगर हम पानी की बात करें तो इंडिया के, अगर हम पानी की बात करें उसमें 12 नॉटिकल माइल्स तक क्या माना जाता है, इंडिया की बाउंड्रीज मानी जाती है, या फिर हम क्या कह सकते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाती है। ठीक है, जैसे कि हम लैंड रूट के अंदर जो डिस्टेंस होता है उसको नापते हैं हम किलोमीटर के अंदर, इसी तरीके से जब भी हम किस में बात करेंगे, वाटर के अंदर बात करेंगे, तो उसकी जो हम डिस्टेंस नापते हैं वो किस में नापते हैं, हम नॉटिकल माइल्स में नापते हैं। एक नॉटिकल माइल्स के अंदर हमारा 1.852 क्या होता है, किलोमीटर्स होते हैं। ठीक है, तो 12 नॉटिकल माइल्स तक क्या माना जाता है, इंडिया का एरिया माना जाता है। इसी तरीके से हमारा लास्ट जो बच रहा है वो है हमारा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के अंदर दो चीज़ आती हैं, एक होता है हमारा गुड्स और दूसरा होता है हमारा सर्विसेज। तो हम एक बात करें ओवरव्यू की, जीडीपी का मतलब क्या होता है, तो बच्चों ध्यान से सुनना, जीडीपी का मतलब होता है ऐसे गुड्स जिनका प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है, इंडिया के अंदर हो रहा है, उनकी टोटल वैल्यू या फिर जो भी सर्विसेज इंडिया के अंदर दी जा रही हैं उनकी टोटल वैल्यू क्या होती है, हमारी जीडीपी होती है। ठीक है, जैसे कि हम मान के चलो मेरे हाथ में क्या है, कैलकुलेटर है। ठीक है, एक इंडिया के अंदर केवल और केवल क्या मान के चलो कैलकुलेटर्स बनते हैं। एक कैलकुलेटर का जो हमारा कैलकुलेटर का जो हमारा प्राइस है वो मान के चलो एक कैलकुलेटर का प्राइस है 200 रुपए। इसी तरीके से इंडिया के अंदर हमारे 100 कैलकुलेटर बने। तो अब क्या बात करें, इंडिया की जीडीपी क्या होगी, इंडिया की जीडीपी क्या होगी, 100 कैलकुलेटर इंटू 200 रुपीज। तो इंडिया की जीडीपी क्या आई बच्चों निकल के, ये आई हमारी 20,000 रुपीज। तो इंडिया की जीडीपी क्या निकल के आई, 20,000 रुपये। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जो भी इंडिया के अंदर बनना, इंडिया के अंदर मोबाइल, इंडिया के अंदर हमारे कैलकुलेटर बनने हैं, इंडिया के अंदर हमारी चेयर बननी है, इंडिया के अंदर हमारे फैन बनने हैं, इंडिया के अंदर हमारे बल्ब बननी है। तो जो भी चीज़ इंडिया के अंदर बननी है या जो भी सर्विसेज इंडिया के अंदर दी जा रही हैं, जैसे कि मैं सीईओ, अगर मैं रिटर्न फाइल करता हूँ किसी की, उसके लिए क्या लेता हूँ मैं, कंसिडरेशन लेता हूँ। तो वो जो मैं कंसिडरेशन लेता हूँ वो भी किस में, हमारी जीडीपी में इंक्लूड होगा। ठीक है, तो जो भी गुड्स इंडिया के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं या जो भी सर्विस इंडिया के अंदर दी जा रही है, दोनों की वैल्यू को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, वही वैल्यू क्या होती है, हमारी जीडीपी होती है। ठीक है, तो अगर मैं एग्जांपल लूं, बच्चों ध्यान से ना, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, मान के चलो इंडिया के अंदर हमने मान के चलो 100 कैलकुलेटर्स बनाए। एक कैलकुलेटर का प्राइस था हमारा 100 रुपीज, 200 रुपीज, और उस 100 कैलकुलेटर्स में हमने 80 कैलकुलेटर्स क्या कर दिए, बेच दिए, और हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितने का बच गया, हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक बच गया 20 कैलकुलेटर्स का। अब हमारे मन में डाउट आया कि इंडिया की जीडीपी क्या होगी, क्या इंडिया की जीडीपी 100 कैलकुलेटर्स इंटू 200 होगी, या तो इंडिया की जीडीपी 80 कैलकुलेटर्स इंटू 200 होगी। तो बच्चों हमने क्या बात करी थी, जो भी गुड्स इंडिया के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी टोटल वैल्यू लेंगे। तो इंडिया के अंदर प्रोड्यूस कितने हुए 2023-24 में, वो हुए हमारे 100 कैलकुलेटर्स। तो हम इंडिया की जीडीपी क्या हो जाएगी, 100 कैलकुलेटर्स इनटू 200 रुपीज। तो वही हमारा सेम आंसर आया 20,000 रुपीज। ठीक है बच्चों, इतनी बात आपको समझ में। अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, मान के चलो ओपनिंग स्टॉक हमारे पास दे रखा है कैलकुलेटर का 50 कैलकुलेटर्स। इसमें हमने क्या करा, प्रोडक्शन करा 150 कैलकुलेटर्स, इसमें से हमने सेल कर दिए 120 कैलकुलेटर्स। अब वीडियो पॉज करके बताइएगा हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा और हमारी जो है जीडीपी कितनी आएगी। ठीक है, तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितने का बचेगा, 150 और 250 कितना होगा, 200 माइनस 120 करा, तो हमारे पास आंसर आया 80 कैलकुलेटर्स। अब बात करेंगे इंडिया की जीडीपी क्या होगी, वही हमारा सेम आंसर होगा। जो भी गुड्स हमने इंडिया के अंदर प्रोड्यूस किए हैं, हमें ना तो ओपनिंग स्टॉक से मतलब है, ना ही हमें सेल से मतलब है, और ना ही हमें क्लोजिंग स्टॉक से मतलब है। हमें तो जिस चीज़ से मतलब है वो क्या है हमारा, कि हमने प्रोड्यूस कितने किए।
हमने 2023-24 में प्रोड्यूस कितने किए, या फिर हमने 2024-25 में प्रोड्यूस कितने किए। हमने प्रोडक्शन तो केवल 150 कैलकुलेटर का किया है, तो हमारी जीडीपी कितनी आ जाएगी 150 कैलकुलेटर्स इंटू 200। तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया 30,000 रुपीज। एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, रिवीजन वीडियो है इसलिए ज़्यादा एग्जांपल हम ले नहीं सकते हैं। अगर मान के चलो हमने इंडिया के अंदर प्रोडक्शन किया है 500 कैलकुलेटर्स का, और हमने क्या किया है, इंपोर्ट किया है 200 कैलकुलेटर्स का, और हमने इसमें से सेल कर दिए हैं 600 कैलकुलेटर्स। क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया हमारे पास, क्लोजिंग स्टॉक हो गया हमारे पास 100 कैलकुलेटर्स का। अब आपके मन में डाउट आया कि अब इंडिया की जीडीपी क्या होगी। सेम बात, जो भी गुड्स इंडिया के अंदर प्रोड्यूस हुए, इंडिया के अंदर प्रोड्यूस को कितने गुड्स हुए हैं 500 कैलकुलेटर्स, तो इंडिया की जीडीपी भी कितने से निकलेगी 500 कैलकुलेटर से निकलेगी। वो कितनी निकलेगी 500 कैलकुलेटर्स इंटू 200 रुपीज। तो आंसर क्या आएगा हमारा, ये हुआ 1 लाख रुपीज। कैलकुलेशन देख लीजिएगा, एक आध जीरो ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, 1 लाख रुपीज। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जीडीपी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से अगर हम ओवरव्यू लें, जिस देश की अगर जीडीपी क्या होगी ज्यादा होगी, उस देश में क्या होगा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, है ना। क्योंकि जैसे आप जानते होंगे कि सबसे ज्यादा जीडीपी किसकी है, यूएस की सबसे ज्यादा जीडीपी है। तो उस देश में क्या है गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, उस देश में लोगों को फैसिलिटीज वगैरह क्या मिलती हैं, ज्यादा मिलती हैं। और जिस देश की जीडीपी ज्यादा हो वो देश उतना ज्यादा क्या होगा डेवलप्ड होता है, ठीक है। इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब हम क्या देखेंगे जीडीपी की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। तो जीडीपी की डेफिनेशन की क्या कह रहे हैं, जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। क्या, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, नॉट इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोड्यूस विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी। जो भी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, या जो भी सर्विसेज डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर दी जा रही हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होगी हमारी इंडिया की बाउंड्रीज। बाउंड्रीज कहां तक सीमित है, लैंड और प्लस वाटर कहां तक, वाटर कहां तक 12 नॉटिकल माइल्स तक ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, है ना। हम जीडीपी की बात क्या करते हैं कि 2023-24 में इंडिया की जीडीपी कितनी थी, या फिर 2024-25 में इंडिया की जीडीपी कितनी थी। हम क्या करते हैं एक अकाउंटिंग ईयर की बात करते हैं जीडीपी को कैलकुलेट करने में, वही हमारा जीडीपी का एक तरीके से फ्लो कॉन्सेप्ट है ना। क्योंकि जीडीपी में भी क्या आता है हमारा टाइम ड्यूरेशन आता है, ठीक है। अब बच्चों में बात करनी है कि जीडीपी के अंदर क्या क्या चीज इंक्लूड नहीं की जाती हैं। सबसे पहले क्या लिख रहे हैं हम, जीडीपी डज नॉट इंक्लूड। सबसे पहला है हमारा ट्रांसफर पेमेंट्स, या तो हम कह सकते हैं इसको ट्रांसफर इनकम। तो ट्रांसफर पेमेंट और ट्रांसफर इनकम दोनों सेम चीज होती हैं। देने वाले के लिए वो पेमेंट हो जाती है, और जिसको मिल रही है उसके लिए वो क्या हो जाती है, इनकम हो जाती है। देखो बच्चों, दो तरीके की पेमेंट्स होती हैं, एक होता है हमारा फैक्टर पेमेंट्स, सेकेंड होता है हमारा ट्रांसफर पेमेंट्स। ठीक है, सिंपल भाषा में हम समझ सकते हैं ट्रांसफर पेमेंट्स या ट्रांसफर इनकम फ्री की इनकम होती है हमारी, लेकिन फैक्टर पेमेंट्स या फैक्टर इनकम क्या होती है, हमारी मेहनत की इनकम होती है। अभी हम ऊपर फैक्टर पेमेंट्स पढ़ के आ चुके हैं, जैसे कि लैंड के ऊपर क्या देते हैं हम, रेंट देते हैं। लेबर क्या करती है, मेहनत करती है, उसके लिए उसको क्या मिलते हैं, वेजेस मिलते हैं। एंटरप्रेन्योर क्या करता है, रिस्क उठाता है, जिसकी वजह से उसको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। इसी तरीके से कोई अपना कैश लगाता है, जिसकी वजह से उसको क्या मिलती है, इंटरेस्ट मिलती है। इसी तरीके से जो फैक्टर पेमेंट्स होती है वो हमारी क्या होती है, मेहनत की इनकम होती है। लेकिन ट्रांसफर पेमेंट्स या फिर ट्रांसफर इनकम क्या होती है, हमारी फ्री की इनकम होती है। ट्रांसफर पेमेंट्स का अगर हम एग्जाम्पल लें, मान के चलो एक कंट्री में दो लोग रहते हैं, एक हो गया हमारा ए, एक हो गया हमारा बी। ए कमाता है मान के चलो 10,000 रुपये महीने, और बी कुछ नहीं कमाता है हमारा। तो हम क्या कहेंगे, इंडिया की जीडीपी कितनी हो जाएगी, इंडिया की जीडीपी हो जाएगी हमारी 10,000 रुपये। लेकिन वहीं पे अगर ए ने क्या कर दिए, 1,000 रुपये बी को डोनेट कर दिए, तो अब क्या कहेंगे हम, इंडिया की जीडीपी 10,000 से बढ़ के 11,000 हो गई? नहीं, इंडिया की जीडीपी पहले भी 10,000 थी और अब भी क्या रहेगी, 10,000। क्योंकि पहले उसके पास कितने थे, 10,000 रुपये थे। अब ए के पास कितने हो गए, 9,000 रुपये, और बी के पास क्या हो गए, 1,000। टोटल इंडिया की जीडीपी कितनी हो गई, 10,000 रुपये ही हुई। इसी तरीके से अगर हम एक और एग्जाम्पल है, मान के चलो एक पर्सन कमाता है 1 लाख रुपये महीने,
उसने अपने बेटे को क्या दे दी, पॉकेट मनी दे दी। पॉकेट मनी उसने अपने बेटे को दे दी, मान के चलो 5,000 रुपये उसने अपने बेटे को पॉकेट मनी दे दी। तो अब क्या कहेंगे, इंडिया की जीडीपी जो है हमारी 1,05,000 हो गई? नहीं, उसके पास कितने बचे, इंसान के पास 95,000 और बेटे के पास हुए 5,000। तो टोटल इंडिया की जीडीपी पहले भी 1,00,000 रुपये थी और अब भी क्या है, 1,00,000 रुपये ही है। इसी तरीके से हम क्या बात कर सकते हैं, ट्रांसफर पेमेंट्स या फिर ट्रांसफर इनकम का जीडीपी में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसका एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे डोनेशंस वगैरह हो गए हमारे, या तो कोई भी स्कॉलरशिप वगैरह जो भी मिलती है, ये भी क्या है, हमारी ट्रांसफर पेमेंट है। या फिर कहीं पे फ्लड वगैरह आ गई जिसके पीछे गवर्नमेंट ने क्या दिया, किसी भी इंसान को कंपनसेशन वगैरह दिया है ना, तो वो सब चीज़ भी किस में आती है, हमारी ट्रांसफर पेमेंट के अंदर आती है। तो सबसे पहले हमने क्या बात की, ट्रांसफर पेमेंट को जीडीपी के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता। सेकंड हम बात कर रहे हैं सेल ऑफ इलीगल गुड्स। इलीगल गुड्स को भी जीडीपी के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि इलीगल गुड्स का रिकॉर्ड ही नहीं होता किसी के पास। गवर्नमेंट के पास जब इलीगल गुड्स का रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो उसको गवर्नमेंट इंक्लूड कैसे करेगी जीडीपी के अंदर। इलीगल गुड्स होती ऐसे गुड्स हैं जिसको किसी के बारे में नॉलेज ही नहीं होती, किसी को इसके बारे में नॉलेज नहीं होती, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे हम जैसे नॉर्मल पीपल हो। ऐसे गुड्स कौन से होते हैं, हमारे इलीगल गुड्स होते हैं। ठीक है, तो इसलिए भी जो इलीगल गुड्स होता है उसको भी जीडीपी के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता है। थर्ड जो हम बात कर रहे हैं वो है हमारा सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। ठीक है, सेकेंड हैंड गुड्स, इसका अगर हम एग्जांपल लें, जैसे कि मान के चलो मैं क्या लाया, 10 लाख रुपए की एक कार आज शोरूम से लेके आया। ठीक है, तो हमने क्या बात करी, कार को आज मैं लेके आया, इस साल को क्या हुआ, उसका प्रोडक्शन हुआ, तो उस साल की जीडीपी में क्या होगी, कार की जो 10 लाख रुपए की जो वैल्यू थी वो उस साल की जीडीपी में क्या हो गई, इंक्लूड हो गई। अब 5 साल बाद मैंने उस कार को कितने में बेच दिया, 4 लाख रुपए में 5 साल बाद मैंने उस कार को बेच दिया। क्या उस 4 लाख को भी हम जीडीपी में इंक्लूड करेंगे? ध्यान करो, हमने क्या पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, जो भी गुड्स इंडिया के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी टोटल वैल्यू क्या ली जाएगी, हमारे जीडीपी के अंदर ली जाएगी। क्या 5 साल बाद जो हमने 4 लाख रुपए में उस कार को बेचा, क्या उस साल उसका प्रोडक्शन हुआ है? नहीं हुआ ना। हमने क्या किया, 10 लाख रुपए क्या करा, उसको हमने जीडीपी अंदर इंक्लूड कर लिया, क्योंकि उसका प्रोडक्शन कब हुआ था, जब उसका प्रोडक्शन हुआ तभी हमने क्या लिया था, उसको जीडीपी के अंदर इंक्लूड कर लिया था। इसलिए सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स को भी हमारा जीडीपी के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता। ठीक है, फिर आज के लिए एक लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, वो है हमारा नॉमिनल जीडीपी वर्सेस रियल जीडीपी। ठीक है, अब नॉमिनल जीडीपी क्या होता है हमारा और हमारा रियल जीडीपी क्या होता है, इसको एक एग्जांपल से लेके चलते हैं। मान के चलो 2023-24 का डेटा दे रखा है हमारे पास और 2024-25 का हमारे पास डेटा दे रखा है। 2023-24 में हमने क्या करा, 100 कैलकुलेटर्स बनाए और एक कैलकुलेटर का उस वक्त प्राइस था 200 रुपीज का। वहीं पे अगले साल हमने केवल 90 कैलकुलेटर्स बनाए और उस साल प्राइस हो गया एक कैलकुलेटर का 250 रुपीज। तो बच्चों 2023-24 में कैलकुलेटर से हमारी जीडीपी कितनी हो गई, तो हम क्या कहेंगे 200 इंटू 100, तो ये आंसर क्या है हमारा 20,000 रुपीज। वहीं पे अगर हम 2024-25 की बात करें, 2024-25 में इंडिया की जीडीपी कितनी हो गई, वो हो गई हमारी 250 कैलकुलेटर्स इंटू 90। अगर हम क्या बात कर रहे हैं 250 कैलकुलेटर्स अगर इंटू 90 की अगर हम कैलकुलेशन करें 250 इंटू 90 तो ये आ रहा है हमारा 22,500 रुपीज़। ठीक है, अगर हम केवल जीडीपी की वैल्यू पर कंसीडर करें, हम क्या कह रहे हैं 2023-24 में इंडिया की जीडीपी थी 20,000 रुपये, 2024-25 में वो बढ़ के कितनी होगी 22,500। तब कहेंगे हाँ इंडिया क्या कर रही है, अच्छा कर रही है। लेकिन क्या अगर हम एक्चुअली में देखें, क्या इंडिया एक्चुअली में अच्छा कर रही है? लोग क्या कहेंगे कि इंडिया क्या कर रही है, अब डेवलप हो रही है, इंडिया डेवलप हो रही है क्योंकि इंडिया की जीडीपी बढ़ रही है। लेकिन क्या एक्चुअली में इंडिया अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है? आप देख सकते हो 2023-24 में जहाँ पे उसने 100 कैलकुलेटर्स बनाए, वहीं पे 2024-25 में उसका प्रोडक्शन घट के कितना रहेगा, केवल और केवल 90 कैलकुलेटर्स का। तो अगर हम क्वांटिटी वाइज देखें तो हम क्या कहेंगे नहीं, इंडिया जो है इस कैलकुलेटर की उसमें प्रोडक्शन में बेकार परफॉर्मेंस कर रही है। तो इसको अगर हम देखना चाहें कि एक्चुअली में इंडिया की जीडीपी कितनी है कैलकुलेटर्स
कैलकुलेटर से, तो हम क्या करेंगे, उसको कंपैरिजन किससे करेंगे, पिछले साल के प्राइस से। तो इंडिया की जीडीपी कितनी आ गई, 90 कैलकुलेटर्स इंटू 200 रुपीज़। तो अब इंडिया की जीडीपी कितनी आई, वो आई 18,000 रुपीज़। तो कहेंगे हाँ, एक्चुअली में जो इंडिया है वो बेकार कर रही है हमारे कैलकुलेटर्स के प्रोडक्शन में। तो जो हमने 18,000 रुपीज़ निकाला, इसी को हम क्या बोलते हैं, रियल जीडीपी। और जो हमारा 22,500 आया, इसी को क्या बोला जाता है, हमारा नॉमिनल जीडीपी कहा जाता है। ठीक है, जब भी हम करंट प्राइस पे जीडीपी निकालते हैं, उसे क्या बोला जाता है, हमारा नॉमिनल जीडीपी। लेकिन जब भी हम बेस ईयर के प्राइस को कंसीडर करके जीडीपी निकालते हैं, उसे क्या बोला जाता है, रियल जीडीपी। क्योंकि रियल जीडीपी हमारा जो है एक्चुअल परफॉर्मेंस शो करता है कि क्या हमारा कंट्री उस फील्ड में अच्छा कर रहा है या फिर उस फील्ड में बुरा कर रहा है। अगर इसी का एग्जांपल के अंदर मैं डेटा लूँ 2025-26 का, इसके आगे उस वक्त इंडिया ने बनाए, मान के चलो 120 कैलकुलेटर्स बनाए, और एक कैलकुलेटर का प्राइस जो है हमारा, एक कैलकुलेटर का प्राइस हो गया हमारा 225 रुपये का। तो अब इंडिया की नॉमिनल जीडीपी क्या हुई, वीडियो पॉज करके खुद करके देखिए आप, 120 इंटू 225। तो अब जो इंडिया की जीडीपी आ रही है वो आ रही है 27,000 रुपीज़। तो ये हमारी जीडीपी कौन सी जीडीपी, ये हमारी आई है नॉमिनल जीडीपी, क्योंकि हमने इसको किससे कैलकुलेट किया है, ये हमने किया है करंट ईयर के प्राइस से। वहीं पे अगर हम रियल जीडीपी की बात करें तो वो कितनी हो जाएगी, 120 इंटू 200। तो अब कितना आ रहा है हमारा, वो आ रहा है 24,000 रुपीज़। तो इस साल को अगर हम देखें तो हाँ, हम एक्चुअली में कह सकते हैं कि इंडिया जो है हमारा अच्छा कर रहा है पिछले साल के कंपैरिजन में। ठीक है, तो जो हमारी नॉर्मल जीडीपी होती है उससे क्या बोला जाता है, जीडीपी एट करंट प्राइस। वहीं पे जो हमारी रियल जीडीपी होता है उसको क्या बोला जाता है, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। क्योंकि इसके अंदर हम प्राइस को क्या रख रहे हैं, सेम ले रहे हैं। पहले साल भी हमने प्राइस कितना लिया, 200 रुपये। सेकेंड ईयर भी हमने प्राइस कितना लिया, 200 रुपये का। और थर्ड ईयर भी हमने प्राइस कितना लिया, 200 रुपये का रियल जीडीपी में कैलकुलेट करने के लिए। इसलिए इसको क्या बोला है, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। इसके बाद हमारा एक और कॉन्सेप्ट इसके अंदर निकल के आता है, वो है हमारा जीडीपी डिफ्लेटर, जिसको एक और नाम है, जिसका क्या नाम है, प्राइस इंडेक्स भी बोला जाता है इसको। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। ठीक है, अगर हम एक सेकेंड, इसमें कुछ आ चुका है। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे हैं, अगर हम 2024-25 का जीडीपी डिफ्लेटर निकालें तो हमें नॉमिनल जीडीपी कितनी दे रखी है, 22,500। रियल जीडीपी कितनी दे रखी है हमारे, 18,000 इंटू 100। तो हमारा आंसर कितना आया, यह आया हमारा 22,500 डिवाइडेड बाय 18,000 इंटू 100। तो आंसर आया हमारा 125। इसका मतलब क्या शो करता है, ये हमें ये चीज शो करता है, जो चीज पहले अगर 100 की मिल रही थी, अब वो कितने की मिलेगी, हमें 125 की मिलेगी। जैसा कि आप देख सकते हो, जो चीज पहले हमें 200 रुपए की मिल रहा था कैलकुलेटर, अब वो कितने का मिल रहा है, हमें 250 रुपीज का। अगर हम इसका परसेंटेज चेंज निकाल लें तो कैसे निकालते हैं वो आप सभी को पता होगा, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस अपॉन ओल्ड प्राइस इंटू 100। तो आंसर कितना आया आपका, 50 अपॉन 200 इंटू 100। तो आंसर जो आया आपका वो आया आपका 25%। यानी कि जो चीज़ पहले 100 की मिल रही थी, अब वो 25% बढ़ के मिल रही है। यानी कि अब कितने की मिल रही है, वो आपको 125 की, जो हमने ऊपर निकाल दिया था जीडीपी डिफ्लेटर के थ्रू। यही क्या आपका जीडीपी डिफ्लेटर शो करता है ना। इसी तरीके से अगर हम एक और ईयर का निकाला, 2025-26 का अगर हम निकालना है जीडीपी डिफ्लेटर, तो वो कितना निकलेगा, 27,000 अपॉन 24,000 इंटू 100। तो वो कितना आएगा आपका, वो आएगा आपका 27,000 डिवाइडेड बाय 24,000 इंटू 100। तो ये आया आपका 112.5। इसका मतलब क्या है, जो चीज़ पहले 100 की मिल रही थी, अब वो कितने की मिल रही है, 112.5 रुपीज़ की मिल रही है। ठीक है, तो ये होता है आपका जीडीपी डिफ्लेटर का कॉन्सेप्ट। इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है, वो है आपका इन्फ्लेशन रेट का।
है, इसमें एक पेज ऐड कर लेते हैं। अब किसकी बात कर रहे हैं हम? अब बात कर रहे हैं हम इन्फ्लेशन रेट की। इन्फ्लेशन रेट का फॉर्मूला ही क्या होता है हमारा? वो होता है हमारा जीडीपी डिफ्लेटर एट ईयर 2 माइनस जीडीपी डिफ्लेटर एट ईयर 1 अपॉन जीडीपी डिफ्लेटर एट ईयर 1 इंटू 100। ठीक है, तो एग्जांपल में अगर लेकिन ईयर 2 का जीडीपी डिफ्लेटर क्या था हमारा? वो आया था हमारा 125। ठीक है, और जीडीपी डिफ्लेटर ईयर 1 हमेशा, ईयर 1 का हमेशा जो जीडीपी डिफ्लेटर होगा वो हमेशा क्या होगा? 100 होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बेस ईयर का हमेशा नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी क्या होगी? सेम होगी। जैसे कि अगर आप ऊपर देखें तो हमारे बेस ईयर का करेंट प्राइस कितना था? 200, और लेकिन हमारा जो बेस प्राइस होगा वो भी क्या होगा? उस साल का 200 रुपये होगा। तो नॉमिनल जीडीपी भी हमारी क्या आई? 20,000 रुपये। तो रियल जीडीपी भी क्या आएगी हमारी? 20,000 रुपीज ही आएगी। तो उस साल का जीडीपी डिफ्लेटर निकालना तो वो कितना आएगा आपका? 20,000 अपॉन 20,000 इंटू 100। तो हमेशा आंसर क्या आएगा आपका? 100। किस साल का? बेस ईयर का हमेशा जीडीपी डिफ्लेटर क्या होगा? हमारा 100 होगा। तो इस एग्जांपल में हमारा ईयर 1 का जीडीपी डिफ्लेटर क्या था? 100 अपॉन 100 इंटू 100। 100 से 100 गया तो इसका आंसर क्या है? 25%, जो हमने ऊपर निकाल ही चुके थे प्राइस के थ्रू। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को जीडीपी डिफ्लेटर, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में डिफरेंस पता पड़ा होगा। आगे का जो कॉन्सेप्ट है जो हमारे, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। जीडीपी से हम नेशनल इनकम कैसे निकाल लेंगे वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।